अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, अभी हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चाइल्डहुड वायरसेस चैप्टर नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बच्चे हम जितने भी वायरसेस पढ़ेंगे वो वायरसेस हैं जो मेनली चाइल्डहुड एज में डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि बच्चों में ज़्यादातर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है वो मीजल्स ही है इस चैप्टर पूरे चैप्टर में से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने हर एस्पेक्ट से बहुत अच्छे से करना है। इसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चाइल्डहुड वायरसेस में जो मीजल्स के बारे में फैमिली है ना, ये आपको मैं याद करवाऊं। ये हमेशा याद रखना, मम्स और मीजल्स दोनों हर चीज सेम है इनकी, तो एक याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। फैमिली का नाम है पैरामेक्सोवायरसेस। ठीक है, जीनोम इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी। इनके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इनका इन्वेलप होता है और इनका न्यूक्लिक एसिड हेलिकल शेप का होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद कर लेनी, दोनों फैमिलीज की सेम ही है। ठीक हो गया, ये आपने याद कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एमसीक्यूज में चीजें पूछ देते होते हैं वो ये चीज। अब आपने ये डिजीज कौन सा कॉज करता है, मीजल्स वायरस है, तो हमेशा याद रखना मीजल्स ही कॉज करेगा। मीजल्स को उर्दू में खसरा कहते हैं। जो बच्चों में रैश नहीं आ जाती, तो इसने कौन सी डिजीज कॉज करनी है, मीजल्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको टेबल से करवा दी। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, यानी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो पेशेंट अपने कफिंग के दौरान या स्नीजिंग छींकने के दौरान रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकालता है, उसके थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, अब ये याद रखना कि किस टाइम पे अगर पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकालता है, लेकिन किस टाइम ऑफ द डिजीज पे निकालेगा तो ही ट्रांसमिशन होगी, वरना नहीं होगी। एक इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बात बताऊंगा आपको। एक प्रोड्रोमल स्टेज है, और रैश डेवलप होने से पहले पहले जब वो खांसी करेगा तो ही ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड में है तो ये डिजीज नहीं कॉज करेगा। अगर कॉपलिक स्पोर स्टेज में है तो ये करेगा। रैश डेवलप होने के बाद अगर वो कफिंग करता है तो उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन नहीं होगी। ये बात, ये पॉइंट समझ आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो जब पेशेंट प्रोड्रोमल स्टेज में होगा तब अगर वो कफिंग करेगा तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू डिजीज फैलेगी, वायरस फैलेगा। और रैश अपेयर होने के कुछ दिन बाद, रैश अपेयर होने के कुछ दिन बाद अगर वो कफिंग और स्नीजिंग करेगा तो वो फैलेगा, वरना वो नहीं फैलेगा। रैश डेवलप हो चुकी है, काफी दिन गुजर चुके हैं रैश हुए को, अब वो नहीं वो हो सकता, स्प्रेड नहीं हो सकता आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। ठीक है, मेनली आपने बात यही याद रखनी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन है। बुक में यही बात लिखी हुई है, ये देख लें कि वायरस ट्रांसमिट होता है बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कफिंग एंड स्नीजिंग बोथ ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल पीरियड एंड अ फ्यू डेज आफ्टर द रैश अपीयर्स। इतनी ही बात आपने ट्रांसमिशन में याद रखनी, एपिडेमियोलॉजी करने की जरूरत नहीं, कटवाया मैंने आपको। अब इसके ये इस पैराग्राफ में बच्चे रिस्क फैक्टर्स की बात बताई हुई है, जो कि दोनों एमसीक्यूज पॉइंट्स है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यूएचएस में एमसीक्यूज आते होते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चा जो है वो अच्छी खासी उसकी डाइट है, उसको मीजल्स हुआ, वो आराम से रिकवर कर जाएगा उस मसले से। ठीक है, लेकिन एक बच्चा है जो कि पुअर है और बड़े बुरे इलाके में रहता है, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, माल नरिश्ड चिल्ड्रन है, उसमें अगर मीजल्स डेवलप होगा तो वो उसकी जान भी ले सकता है, वो इतना सवियर होगा उसमें। एक ये बात। दूसरी बात वो ये कहता है कि जिन बच्चों को उनकी इम्यूनो सुप्रेशन होती है, और खास तौर पे उनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये आप इम्यूनोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा मैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि टी और बी सेल्स होते हैं ना, उनके थ्रू हमारी बॉडी में होती है हमारे पास। जब ये कम हो जाती है पेशेंट की, जैसे कि एड्स वाले बंदों के अंदर आपको पता है कि आपके CD4 पॉजिटिव टी सेल्स खत्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर से, तो ये जब खत्म हो जाएंगे आपको सेल इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उस बंदे को, उस बच्चे को जो मीजल्स होगा बहुत ही सवियर होगा, जानलेवा होगा। ये दो पॉइंट्स में आ गए। माल न्यूट्रिशन, ये माल नरिश्ड बच्चों के अंदर स्पेशली वो कहता है विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी है उसको मीजल्स इतना सीवियर होगा कि वो उसकी जान भी ले लेगा। और इस तरह ये भी हमें पता चला कि मीजल्स की ट्रीटमेंट में हमेशा याद रखना वाइटल जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो ऐड करने होते हैं। दिस इज एमसीक्यू पॉइंट, कौन सा विटामिन ऐड करना होता है, दैट इज विटामिन ए। ठीक हो गया, ये रिस्क फैक्टर्स में बात बताई हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी की। वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आपका, पैथोजेनेसिस इस मीजल्स में पहला सवाल यही आता है। बाकी जितनी बातें बताई मैंने एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताई हैं, प्रॉपर्टीज, ट्रांसमिशन एंड रिस्क फैक्टर्स। पैथोजेनेसिस आपका क्वेश्चन आएगा हमेशा। अब इसमें होता क्या, मैं आपको बना के आपको दिखाता हूँ। ट्रांसमिशन कैसे थी, थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ट्रांसमिशन थी। ठीक है, मीजल्स आया किसी और पेशेंट के कफिंग से, इन्वायरमेंट से हो के आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस गया। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे ही घुसा है,
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आया, उसके अंदर उसने क्या किया, रेप्लिकेशन की। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको पता है क्या क्या आता है, नोज आता है, फेरिंग्स आता है, नेजोफेरिंग्स आता है, वहां पे उसने रेप्लिकेशन की है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाके। वहां से जब रेप्लिकेट कर लेगा काफी सारी क्वांटिटी में आपका बन जाएगा, फिर वो यहाँ से जाएगा ब्लड के अंदर, ब्लड से वो जाएगा आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में आपने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पढ़ लिया था कि कहाँ कहाँ पे होता है, जहां तक मुझे अभी याद है लिवर में पड़ा होता है, स्प्लीन में पड़ा होता है, और बोन मैरो में पड़ा होता है, ठीक है, इतना मुझे याद है, मेन ये 3 जगह है। इन तीनों जगह पे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, वहां पे भी अपनी वायरसेस रेप्लिकेशन करवाएगा, दोबारा वहां से ब्लड में इंटर हो जाएगा, दोबारा ब्लड में इंटर हो जाएगा, और यहाँ पे स्किन में फिर जाएगा, ब्लड के बाद फिर स्किन पे आएगा। स्किन इज द फाइनल, इसकी जो जगह है फैलने की वो स्किन है, इसके बाद इसने नहीं फैलना, और इसने ब्लड से निकल जाना है। जितना भी वायरस है जो ब्लड में फैला हुआ था वो सारा जब स्किन इन्फेक्ट कर देगा तब वो ब्लड से डिसअपेयर हो जाएगा, ब्लड से डिसअपेयर हो जाएगा। तो इस स्टेज में ब्लड के अंदर आपका वायरस खत्म होना शुरू हो जाएगा। वायरीमिया स्टेज जो होती है ना, वायरीमिक स्टेज जिसको कहते हैं, दैट इज द वायरीमिक स्टेज। किसी भी वायरस इन्फेक्शन की वायरीमिक स्टेज वो होती है जब वो ब्लड में वायरस फैला हो, जब वो ब्लड में वायरस फैला है वो वायरीमिक स्टेज है, ठीक है। जब ये स्किन को इन्फेक्ट कर देगा, रैश डेवलप हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी वायरीमिक स्टेज से खत्म हो चुका है, वायरस अब आपके ब्लड में नहीं रहा, तो अब आपका रिकवर नहीं हम कर सकते। पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे, हमें वायरस वहां पे नहीं मिलेगा जब रैश डेवलप हो गई है, ये बात हमेशा याद रखना। वाइवा, ये वाइवा क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर पूछेंगे कि एक बच्चा है, ठीक है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि रैश, सॉरी इसको मीजल्स हो चुके हैं, रैश जो है उसकी मीजल्स वाली है, बताऊंगा कौन सी रैश इसमें कैरेक्टरिस्टिक रैश होती है मीजल्स की। उस बच्चे को रैश डेवलप हो चुकी है, हम ब्लड सैंपल लेते हैं उसका, तो क्या हम मीजल्स के एंटीजेंस डिस्कवर कर सकते हैं? अब हम नहीं कर सकते, ब्लड के अंदर से हमें वायरस नहीं मिल सकता क्योंकि रैश डेवलप हो चुकी है, वो ब्लड से निकल के अपनी स्किन में चला गया है। अब स्किन में रैश होती कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे रैश कैसे होती है। जबकि बच्चे ये देखो, ये है वेसल के एंडोथेलियल सेल्स, सारे के सारे ये वेसल एंडोथेलियल सेल है, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस बुक में इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, मैं आपको समझा रहा हूं तो देख लें आप। ये आ रहा वायरस, ये जो है ये ब्लैक स्पॉट्स वायरस है, इन्होंने आके किया इसके एंडोथेलियल सेल को अटैक करना शुरू कर दिया, इसके अंदर चला गया, ये वायरस इसके एंडोथेलियल सेल्स के अंदर घुस गया है, ठीक है। तो दीज आर द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये वायरस से इन्फेक्ट हुए हुए सेल्स पड़े हैं सारे। हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है दैट इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं जो कि CD8 पॉजिटिव होते हैं, CD8 पॉजिटिव होते हैं, अपनी बातें पता भी होंगी, कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं और कुछ आपको मैं बता दूंगा अगले कुछ लेक्चर्स में। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो इन एंडोथेलियल सेल्स, वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स ही है ना, इनको आके अटैक करेंगे। अब वो अपनी तरफ से प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं कि वो उन सेल्स को ही तबाह करी जा रहे हैं जिसके अंदर वायरस पड़ा हुआ है, कौन भला, टी सेल्स। तो क्या होता है कि जहां जहां से एंडोथेलियल सेल फटता है, टूटता है, जो भी इसको वास्कुलाइटिस होता है, इसको कहते हैं वास्कुलाइटिस, वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाना, वहां वहां पे भी रैश बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये वेसल्स जो हैं, सपोज अगर आपकी स्किन की वेसल्स हैं, स्किन के बिल्कुल ये स्किन है, नीचे आपकी वेसल पड़ी है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ है, वेस्कुलाइटिस हुआ हुआ है, तो ऊपर आपकी रैश नजर आना शुरू हो जाएगी आपको स्किन के ऊपर। तो इस तरह रैश डेवलप होती है ड्यू टू द अटैक ऑफ टी सेल्स ऑन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। वायरस कुछ नहीं कर रहा, रैश कॉज नहीं कर रहा, वायरस ने कुछ नहीं किया, वायरस ने सिर्फ एंडोथेलियल सेल्स को आके इन्फेक्ट किया है, इनको खराब किया था वायरस ने। हमारे अपने बॉडी के टी सेल्स आए, इन्होंने एंडोथेलियल सेल्स को मारा अपनी तौर पे, तो प्रोटेक्शन कर रहे थे कि उन चीजों को, उन सेल्स को ही मार रहे थे जिसके अंदर वायरस पड़ा हुआ था। तो जब ये हुआ तो रैश डेवलप होना शुरू होगी स्किन के ऊपर, दैट इज अ रैश। क्यों हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में। तो ये सारी बात यहाँ पे आपको मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। पैथोजेनेसिस में अपने यही लिखना होता है, ये जो मैंने फ्लोचार्ट बनाया ये पैथोजेनेसिस है कि मीजल्स आया, रेस्पिरेटरी ट्रैक अपर में आया, वहां पर एप्लीकेशन की, ब्लड में एंटर हुआ, फिर अपनी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में घुसा जो कि ये जगह है, फिर आपके ब्लड में आया, फिर आपके स्किन में आ गया, और स्किन में आके उसने रैश कर दी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मीजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चे, मीजल का, रैश का डेवलप हो जाना। और जब रैश डेवलप हो जाती है, ये बात याद रखना, वायरस जो है वो ब्लड से निकल चुका होता है, अब वो ब्लड में नहीं होता, तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते फ्रॉम द ब्लड, ठीक है।
मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल्स, हाँ जी। अब इसमें क्या बात करता है वो नीचे, अब जो रैश का लीजन होता है, सपोज यहाँ पे मेरे बाजू पे रैश बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रैश बनी हुई है, यहाँ से एक जख्म है, उसका मैं बायोप्सी सैंपल लूं, माइक्रोस्कोप पे ऊपर स्लाइड बनाऊं, तो मुझे बड़े बड़े मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलेंगे। एक बड़ा बड़ा सेल है, इसके अंदर ढेरों सारे न्यूक्लियस पड़े हुए होंगे। ये एमसीक्यूज पॉइंट आता होता है कि आपने एक वो लिया सैंपल, लीजन का सैंपल लिया, उसकी स्लाइड बनाई, आपको क्या मिलेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलेंगे, एमएनजीज इसको कहते हैं। ये एमसीक्यूज आता होता है आपका। उसके बाद इम्यूनिटी की हेडिंग के बाद बात करूं तो जिस बच्चे को एक दफा मीजल्स हो जाए, दोबारा जिंदगी में उसको मीजल्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और इस इम्यूनिटी में आपकी आईजीजी इन्वॉल्व होती है। मेन बात ये है इसमें, बस इतनी सी। और एक और बात, मदर जो है, जब बच्चा मदर के अभी होता है प्लेसेंटा और यूट्रस के अंदर होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू भी मदर की एंटीबॉडीज जाती हैं बच्चे के अंदर, और वो पहले लाइफ के 6 मंथ तक, पहले 6 माह तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि मीजल जो है वो तकरीबन तकरीबन ज्यादा टाइम देखा यही है कि 6 माह तक नहीं होता बच्चे को, 7वें माह भी जाके होगा, क्योंकि इतने टाइम में कौन उसको प्रोटेक्शन दे रहा था? माँ की एंटीबॉडीज, जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बच्चे के अंदर आ चुकी हुई थी। ठीक हो गया। ये बातें अगले इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, और ये बातें आपने पढ़ लेनी है, बस इसमें ये पैराग्राफ नहीं करना। फाइंडिंग्स आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है इसकी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स बच्चे इसकी 3-4 हेडिंग में हम खत्म करते हैं। पहला इज द इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि तकरीबन 10 से 14 दिनों का होता ही होता है। मतलब कि वायरस आपके अंदर आ गया, ट्रांसमिट हो गया, 14 दिन तक आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे उसके। दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। वायरस अभी तैयार हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब वो अपने इस स्टेजेस से गुजर रहा है, इस स्टेजेस से गुजर है, आपको कोई सिम्टम नहीं दे रहा, और अपनी बिल्कुल अंदर फौज तैयार कर रहा है। फिर आता है प्रोड्रोमल स्टेज, 10 to 14 डेज की तो इंक्यूबेशन पीरियड आ गया ना आपका। फिर आता है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज ये होता है कि डिजीज शुरू होने से पहले कुछ जर्नल से सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर, वो तकरीबन हर बीमारी के सेम ही होते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको फीवर हो सकता है, जो कि आप निढाल सी हो जाए, लिथार्जी हो सकती है, थकावट थकावट फील होगी, आप सुस्ती फील होगी, फीवर होगा, और क्या क्या लिखा हुआ है, 3 C's उसमें होते हैं, 3 C's होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 C's में कंजंक्टिवाइटिस है, आंखों का इन्फेक्शन हो जाएगा, कॉमन कोल्ड, कोरेक्सिया को कहते हैं कॉमन कोल्ड, और कफिंग होगी, ठीक है, ये 3 C's होंगे। फिर उसके बाद एक स्टेज आएगी, उसको कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स डेवलप होते हैं बच्चे बक्कल म्यूकोजा। बक्कल म्यूकोजा क्या होता है भला? जो माउथ के अंदर अपना म्यूकोजा है, जिसको गम्स कहते हैं, उसके ऊपर ये बनता है। कैसे बनता है? रेड लीजन होगा, ये जिस तरह मैं बना रहा हूँ रेड लीजन, ये पूरा रेड लीजन है, ठीक है, और दरमियान में व्हाइट स्पॉट होगा, जिस तरह ये सब समझ लो, जैसे ये है। मुंह के अंदर छाले बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो भी रेड रेड होते हैं। दरमियान में क्या होता है? येलो येलो होता है, येलो ही होता है ना, वो स्कैब बन रहा होता है। इसके अंदर बिल्कुल रेड होगा साइडों से, दरमियान में हल्का सा व्हाइट कलर का होगा। दिस इज अ कॉप्लिक स्पॉट्स, जो कि बकल म्यूकोजा में बनते हैं। और हमेशा याद रखना, कॉप्लिक स्पॉट्स डायग्नोस्टिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, बकल म्यूकोजा में कुछ दिन पहले डेवलप होते हैं, आपके रैश नजर आने से पहले। मगर जैसे कि एक बच्चे को अगर कॉप्लिक स्पॉट्स बन चुके हैं ना बकल म्यूकोजा के अंदर, उसके कुछ दिन बाद उसको रैश डेवलप होनी ही होनी है, हर सूरत होनी है। कॉप्लिक स्पॉट के बाद बच्चे को रैश डेवलप होती है, रैश। अब रैश कैसे डेवलप होती है, इसका पैटर्न क्या है, हमेशा याद रखना। कहाँ से शुरू होगी? फेस से शुरू होगी, फेस से शुरू होगी, फिर जाएगी चेस्ट पे, ट्रंक पे, फिर जाएगी एक्सट्रीमिटीज पे, एक्सट्रीमिटीज पे जाएगी। एक्सट्रीमिटीज में आपको क्या आता है? अपर लिम आती है, लोअर लिम आती है। अपर लिम में बच्चे हमेशा रखना, पाम्स को भी इन्वॉल्व करती है, ये हथेलियां है ना, इस पे भी आएगी। और लोअर लिम में जो सोल्स ऑफ द फुट होते हैं, उसको भी इन्वॉल्व करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। चिकन पॉक्स में हम, हाँ अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, चिकन पॉक्स जो है उसमें भी इसी तरह की रैश होगी। वो पाम्स और सोल्स पे, मेरा ख्याल, हाँ पाम्स और सोल पे नहीं जाती, इवन कि वो फेस पे भी नहीं जाती। ठीक हो गया। और हाँ, उसका डेवलप होने का तरीका भी और होता है, वो सेंट्रल वाले एरिया से बाहर की तरफ जाती है, फेस पे भी जाएगी, फेस पे जाती है, लेकिन वो सेंट्रल वाले एरिया ऑफ द बॉडी पे पहले बनती है, फिर बाहर वाली साइड पे जाती है। ये क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है? रैश का फीचर होता है। वो बोलेगा कि बच्चा है, पहले उसको चेहरे पे रैश डेवलप हुई, फिर अब उसको पाँव पे भी चली गई है, तो ये मीजल्स है। ठीक हो गया। ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई, आपने इसी स्टेज पे इसी तरतीब से याद करनी है, और पेपर में इसी तरह लिखनी है जब कॉम्प्लिकेशन पूछेगा। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस। पक्का क्वेश्चन है पेपर में, एक आधा पार्ट वो कॉम्प्लिकेशन का भी कहता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले तो एनसेफेलाइटिस की नंबरिंग मैंने दे दी है, अपने एज इट इज याद कर लेना, कोई परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग याद कर, पॉइंट्स में याद कर लो बस कि देखो एनसेफेलाइटिस दैट इज इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, डेफनेस हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन होती है, निमोनिया डेवलप हो सकता है, बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया दैट इज अ मिडल ईयर इन्फेक्शन वो हो सकता है, एसएसपीई होता है एक सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस, जस्ट आप इसका नाम याद कर लो, आपको इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एसएसपीई सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस, ये भी ब्रेन का एक इन्फेक्शन है, इसमें स्क्लेरोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है ब्रेन के अंदर ना, ब्रेन के अंदर जितना भी ब्रेन मैटर है वो खत्म हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे, फिर फाइब्रोसिस हो जाती है, तो ब्रेन सारा खत्म बचेगा, वो बिल्कुल आपका मेंटल रिटार्डेशन बच्चे की हो जाती है। एमसीक्यू आता होता है कि मीजल्स वाले बच्चे में क्या सीएनएस डिसऑर्डर कॉमन है, दैट इज द एसएसपीई, ये बात याद रखना। अब अगले पेज पे दो बातें और लिखी हुई है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है उसको अगर मीजल हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। स्टिल बर्थ, बच्चा आपका जब पैदा होगा वो मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, दैट इज इसको कहते हैं स्टिल बर्थ बच्चे की, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फीटल डेथ करेगा, ये फीटल डेथ कॉज कर सकता है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी उसकी डेथ हो सकती है, या वो बिल्कुल पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ तो तब जिंदा था लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद वो फोत हो गया, दैट इज अ स्टिल बर्थ। और फीटल डेथ होती है कि इंट्रा यूटराइन ही फीटस जो है वो एक्सपायर हो गया। एक बात याद रखना कि जो मीजल्स वायरस है ये आपकी कंजेनिटल एनॉमलीज नहीं करवाता। कंजेनिटल एनॉमलीज क्या होती हैं, कान नहीं बना, नाक नहीं सही बना, अपर लिम्ब खराब है, एक अपर लिम्ब ही नहीं है, इसने कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज नहीं करवानी, इसने डायरेक्ट फीटल डेथ करवानी है, तो ये ज्यादा सीवियर है, ठीक है। एक आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, रुबेला वो जो है वो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज ज्यादा करवाता है, फीटल डेथ कॉज नहीं करवाता, तो ये जो है वो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज नहीं करवाता, फीटल डेथ डायरेक्ट फीटल डेथ करवा लेता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी कितनी हो गई आपने जो लिखनी है पेपर में, 8 है, ये 7वीं और ये 8वीं, ठीक हो गया। चलो जी, ये आपकी होगी जी कॉम्प्लिकेशन। अब आप बताएं लैब डायग्नोसिस, बहुत आसान है, इसकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या ऐसी बात है जो आपको लैब डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएगी, फीवर बिल्कुल भी नहीं, 3 C's बिल्कुल भी नहीं, कंजंक्टिविटिस हर हर वजह से हो सकता है, नॉट ओनली मीजल्स की वजह से। मेन इसमें बात सबसे पहले जो डायग्नोस्टिक है वो कॉप्लिक स्पोर्ट्स, हमेशा याद रखना बच्चे को, जब भी एमसीक्यूज में भी आएगा डायग्नोस्टिक पॉइंट फॉर द मीजल इज अ कॉप्लिक स्पोर्ट्स, ठीक है। पहला ये आएगा। दूसरे नंबर पे आप रैश लिखेंगे कि इसकी रैश भी डायग्नोस्टिक होती है कि फेस से लेकर नीचे की तरफ जाती है, पाम्स एंड सोल्स को भी इन्वॉल्व करती है, इस तरह। पहला इज द क्लिनिकल फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी इज द पीसीआर, पीसीआर फॉर आरएनए, इसकी आरएनए की पीसीआर करवाओ, उसमें पता चल जाएगा, बस सिंपल, ये दो डायग्नोसिस पॉइंट है इसके, कुछ भी नहीं। और एक और भी है, तीसरा इज द आईजीएम एंटीबॉडीज डिटेक्शन अगेंस्ट द एंटीजेंस, एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन, इसके एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है आईजीएम, उसकी डिटेक्शन करा लो। ये इसकी लैब डायग्नोसिस के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, टक 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 ये याद करने हैं, और यही पेपर में पक्का सवाल आ जाता था लैब डायग्नोसिस का, ठीक है। पहले नंबर पर डायग्नोसिस पूछेगा, दूसरे नंबर पर उसकी कोई ना कोई बात पूछ लेगा, कॉम्प्लिकेशन बता दो, तीसरे नंबर पर लैब डायग्नोसिस पूछेगा। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपको मैंने पहले भी बताया, कभी भी पेपर में क्वेश्चन में आपको वो नहीं पूछेगा, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कभी भी नहीं पूछेगा, माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में एटलीस्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा, आपको मैंने बार बार बताया हुआ है ये चीज, पैथोजेनेसिस पूछेगा या लैब डायग्नोसिस पूछेगा, या इस तरह की कोई बात हो ना, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की अलग बात होती है, कॉम्प्लिकेशन हो गई है वो, तो ये पूछेगा, बाकी ज्यादा नहीं पूछता। अब इसकी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे लगा आपको पढ़ा दूं, और ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछेगा, ये चीज हर गिस पूछेगा, हमेशा याद रखना, इसकी वैक्सीन कौन सी होती है और 2 डोजेस देते हैं, कब कब देते हैं। इसकी वैक्सीन एमएमआर वैक्सीन को कहते हैं, दैट इज द मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, तीनों की इकट्ठी एक ही टाइम पे लग जाती होती है बच्चों को, ठीक है। उस एक ही सपोज एक इंजेक्शन उसने तीनों की वायरस की ना वैक्सीन डाली होती है, तो ये उसकी 2 डोजेस होती हैं। पहली डोज आपने देनी है 12 से 15 मंथ ऑफ द एज पे, दूसरी डोज देनी है 4 to 6 years ऑफ द एज पे, बस ये याद कर लो। ये दोनों एमसीक्यूज पॉइंट है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई थी कि 6 मंथ ऑफ लाइफ तक इसकी प्रोटेक्शन होती है बेबी की, ड्यू टू द मैटरनल एंटीबॉडीज जो कि आई होती हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ये मीजल्स को मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन दिस होल चैप्टर।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बाकी भी 2-3 है, बल्कि अगला एक आधा ही है जिसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी इतना नहीं। अब इस टेबल में आपने पहली और अभी मीजल्स के जो पढ़ा हटा हूँ वो मैं पढ़ा देता हूँ। मीजल वायरस डिजीज इज अ मीजल्स, रैश इज अ प्रोमिनेंट फीचर, यस इसकी रैश एक प्रोमिनेंट फीचर है। कंजेंटल मालफॉर्मेशन करवाता है, नहीं करवाता। फीटल डेथ करवाता है। इन्फेक्शन जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी करवाता है, यस एक दफा हो जाए दोबारा नहीं होगा। वैक्सीन अवेलेबल है, यस है। ट्रीटमेंट इसका हम कोई एंटीवायरल दवाई इसमें नहीं देते। ट्रीटमेंट इसमें बच्चे आपने नहीं करना। मैं वैसे बता देता हूँ कि बच्चे को रैश डेवलप होती है, आपने उसको रैश को प्रिवेंट करना है तो आपने कोई स्टीरॉयड लगानी है, कोई डर्मा की क्रीम लगा दो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाने के लिए उसको एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है, उसकी एंटीबायोटिक क्रीम लगा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी रखो, फ्लूइड अच्छे रखो, उसके फ्लूइड थेरेपी दो उसकी, ठीक है, और विटामिन ए उसकी डाइट में ऐड करो तो बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसका यानी अगर तो बच्चा माल नरिश नहीं है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो बच्चा वो अपने टाइम पे 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक है, और उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएगी, दोबारा उसका इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मम्स करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, यूक्यू के हवाले से वो आ जाता होता है पेपर में, ठीक है। यही 2 ऑर्गेनिज्म है जो कि इस चैप्टर में से यूक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली आस्क्ड है इन द यूएचएस। तो ये आपने 2 ऑर्गेनिज्म अच्छे से इस चैप्टर में कर लिया।